सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन नंबर 3 है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्षव 12th क्लास के लिए। तो समकालीन विश्व के अंदर अमेरिका का वर्षव कैसे स्थापित हुआ उसके बारे में है, इसमें अध्ययन करेंगे हम। इसके का परिचय, इसकी इंट्रोडक्शन। हमने देखा कि शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा और दुनिया में कोई उसकी टक्कर का प्रतिद्वंदी न रहा। इस घटना के बाद के दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। इस अध्याय में हम अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। पहले खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिका अगुवाई में अमेरिका पर हमले तक घटनाओं का एक सिलसिला है। एक ध्रुवीय विश्व के उभार की इस कथा की शुरुआत हम इस घटनाक्रम के जिक्र से करेंगे कि भाई पूरे विश्व के अंदर एक ध्रुवीय, पहले जब सोवियत संघ था तो विश्व में बायोपोलैरिटी थी, दो ध्रुवीयता थी। लेकिन अब क्या हो गया, जब सोवियत संघ के टुकड़े हो गए तो विश्व के अंदर एक ध्रुवीयता का आगमन हो गया। इसके बाद हम थोड़ा ठहर कर वर्षव की अवधारणा के सहारे इस प्रभुत्व की प्रकृति को समझने के प्रयास करेंगे। अमेरिकी वर्षव के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं की जांच परख के बाद हम ये देखेंगे कि अमेरिका से निपटने के लिए भारत के पास नीतिगत विकल्प क्या हैं। अध्याय के अंत में हम इस बात पर विचार करेंगे कि अमेरिकी वर्षव के सामने क्या कोई चुनौती आन खड़ी है और क्या अमेरिकी वर्षव से उभारा जा सकता है। 2001 के सितंबर में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। इसे समकालीन इतिहास की धारा को मोड़ देने वाली घटना के रूप में देखा जाता है। यहाँ हमले और उसके बाद ही की स्थिति का बयान करती एक तस्वीर दिखाई दी। आयशा, जाबू और अंद्रई, ये तीन वो हैं जिनमें उदाहरण दिया गया कि भाई आयशा है, इसी कहाँ की रहने वाली है। जाबू और अंद्रई अलग अलग देशों के हैं, तो इनके जीवन में क्या बनना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के प्रभाव के कारण इनकी ज़िंदगी बदल गई। बगदाद के छोर पर कायम एक स्कूल में पढ़ रही आयशा, बगदाद है जो ये, इसमें पढ़ रही आयशा पढ़ाई लिखाई में अव्वल है, इराक के अंदर है। सोचा था कि आगे किसी विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी। सन 2003 में इसकी एक टांग जाती रही। वह एक ठिकाने में अपने दोस्तों के साथ छुपी थी, तभी हवाई हमले में दागी गई एक मिसाल उसके ठिकाने पर आ गिरी। आयशा फिर से चलना फिरना सीख रही है। अब भी उसकी योजना डॉक्टर बनने की है, लेकिन तब ही जब विदेशी सेना उसके देश छोड़कर चली जाए। मैं खुश हूँ मैंने विज्ञान के विषय नहीं, वरना मैं भी अमेरिका वर्षव का शिकार हो जाता। क्या आप बता सकते हैं क्यों? डरबन, ये दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला जाबू एक प्रतिभाशाली कलाकार है। उसकी चित्रकारी एवं पारंपरिक जनजातीय कला का गहरा असर है। उसकी योजना आर्ट स्कूल में पढ़ने और उसके बाद अपना स्टूडियो खोलने की है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि जाबू MBA की पढ़ाई करे और परिवार का व्यवसाय संभाले। उसके पिताजी क्या चाहते हैं कि भाई उनका बच्चा MBA की पढ़ाई करे, चित्रकारी छोड़ दे, व्यवसाय फिलहाल मंदा चल रहा है। जाबू के पिता सोचते हैं कि यह परिवार के व्यवसाय को फायदेमंद बनाएगा। युवा अंद्रई पर्थ अब है तीसरा लड़का में रहता है। उसके माँ बाप बतौर अप्रवासी रूस से आए थे। उसके पिता जो इमिग्रेट्स करके जब दूसरे देश में चले जाते तो अप्रवासी, वहाँ के सदा दादा परदादा वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। चर्च जाते वक्त तब एक नीली जींस पहन लेता है। उसकी माँ आपे से बाहर हो जाती है। यह चाहती है कि आंद्रेई चर्च में सब वैशालीन दिखाई पड़े। आंद्रेई अपनी माँ को बताता कि जीन्स कूल है और जीन्स पहनकर उसे आज़ादी का एहसास होता है। आंद्रेई के पिता उसकी माँ को याद दिलाते कि हम लोग भी लेनिनग्राद में रहते हुए अपने जवानी के दिनों में जीन्स पहनते थे, इसी कारण से जिससे आज आंद्रेई पहनता है। आंद्रेई की अपनी माँ से बहस हुई। हो सकता है कि जाबू को यह विषय पढ़ना पड़े जिससे उसकी दिलचस्पी नहीं है। इससे आगे अलग आयशा की एक टांग जाती रही। उसका सौभाग्य है कि वह जीवित है। हम इन समस्याओं के बारे में एक साथ चर्चा कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। हम इस अध्याय में देखेंगे कि ये तीनों एक न एक तरीके से अमेरिकी वर्षव का शिकार है। आयशा, जाबू और अंद्रेई की चर्चा पर हम फिर लौटेंगे, लेकिन
पहले इस बात को समझें कि अमेरिकी वर्षों की शुरुआत कैसे हुई। आज यह विश्व में कैसे असरमंद है। हम अपनी चर्चा में संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह ज़्यादा लोकप्रिय शब्द अमेरिका का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ याद रखना उपयोगी होगा कि अमेरिका शब्द से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका नामक दो महाद्वीपों का अर्थ ध्वनित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र के लिए अमेरिका शब्द का प्रयोग खुद के वर्ष में उस वर्षव का प्रतीक है जिसे हम इस अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे। नई व्यवस्था की शुरुआत, विश्व व्यवस्था की। सोवियत संघ के अचानक विघटन को कोई आश्चर्यचकित रह गया। दो महाशक्तियों में अब एक का वजूद तक न था, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत या कहे कि बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था। इस तरह जान पड़ता कि अमेरिका के वर्षों की शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब होगा। एक हद तक यह बात सही है कि लेकिन हमें इसके साथ दो और बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात तो यह है कि अमेरिकी वर्षों के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक जाता है। इस पहलू के बारे में हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरी बात, अमेरिका ने 1991 से ही वर्षवकारी ताकत की तरह बर्ताव नहीं शुरू किया। दरअसल यह बात है कि बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्षों के दौर में जी रही है। आइए हम इस प्रक्रिया की चर्चा करें जिसमें अमेरिकी वर्षों को जड़ों को ज़्यादा गहरे तक जमा किया। इसमें जले हुए और टूटे हुए वाहनों की यह तस्वीर हाईवे ऑफ डेथ से ली गई है, कुवैत और बसरा के बीच की। इस सड़क पर पीछे हटती इराकी सेना पर खड़ी पहले युद्ध के दौरान अमेरिकी विमानों ने हमला किया था। कुछ विद्वानों का कहना है कि अमेरिकी सेना ने जानबूझकर सड़क के इस हिस्से पर हमला किया था। मैदान छोड़कर भागते हुए इराकी सैनिक सड़क के इस हिस्से पर अफरा तफरी भरे ट्रैफिक जाम में फंसे थे, लेकिन विमानों के हमले में उनके साथ साथ कुवैती बंदी और फिलिस्तीनी नागरिक शरणार्थी भी मारे गए। अनेक विद्वान और प्रयोगों ने इस युद्ध अपराध की संज्ञा दी और जनेवा समझौते का उल्लंघन माना। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया, बड़ी तेजी से इस पर कब्जा जमा लिया। इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनीतिक कोशिशें अब नाकाम रही, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। संयुक्त राष्ट्र संघ है जो यूएनओ है, उसने क्या किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। शीत युद्ध के दौरान ज़्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध का नाम भी दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, जो एक हद तक ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहाँ पर किया गया था। ये जब प्रथम खाड़ी युद्ध था अमेरिका के विरुद्ध किया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, तो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे। 34 देशों की इस मिली जुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के थे। कितने देशों ने हिस्सा लिया? 34। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि ये 100 जंगों की एक जंग है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि ये शब्द किसने कहे, ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगा, लेकिन इराकी सेना जल्दी ही हार गई सद्दाम हुसैन ने और इसे कुवैत से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हैं। इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया है। बड़े विज्ञापनी अंदाज से अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसके चलते हुए प्रयोगों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। इस युद्ध की टेलीविज़न पर व्यापक कवरेज हुई और यह वीडियो गेम वार में तब्दील हो गया। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर दर्शकों ने अपनी बैठक में बड़े इम्तिहान से देख रहे थे इराकी सेना किस तरह धराशायी हो रही थी। यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। कई रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम
इस जंग पर खर्च की उससे कहीं ज़्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी। अब है क्लिंटन का दौर। राष्ट्रपति रहे 2 बार। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बाद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे।